नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 19 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कार्टून के साथ जो आज के एडिटोरियल में आया हुआ है। अगर आप जो न्यूज़ हमारे टेलीविज़न पे आती है उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी जो हमारे बीजेपी के एमपी हैं कौन, प्रज्ञा ठाकुर जी, उन्होंने क्या बयान दिया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, काउ यूरिन फॉर कोविड-19। जब उनसे मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया कि आपको कोविड क्यों नहीं है तो उन्होंने ये बताया कि मैं काउ यूरिन को ड्रिंक करती हूँ और इसी की वजह से कोविड-19 मुझे अभी तक इफेक्ट नहीं कर पाया है। अब देखिए यार, इस टाइप की जो बेहुदा बयान है ना, ये क्या करते हैं ना, अपने आप के लिए ना एक गड्ढा खोदते हैं। यानी अब हो क्या रहा है, अपोजिशन और लोग जो हैं इनकी बेफालतू में मजाक उड़ा रहे हैं और उन्होंने काम भी ऐसा ही किया है कि इनकी मजाक उड़ेगी ही, सिंपल सी बात है ना। और उससे पहले भी हमने देखा गया कि कई लोगों ने द्वारा ऐसा कहा गया कि काऊ डंग जो है वो काफ़ी एक ब्रिलियंट आइडिया है कोविड-19 को क्योर करने के लिए। तो इस टाइप की फालतू की ये चीज़ें जो है ना आज की डेट में सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को भी मिलती है। खैर, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको कि जो कार्टून है वो भी एक्चुअल में डिपिक्ट करते हैं कि कंट्री के अंदर क्या क्या कंडीशंस अभी चल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल के साथ। अब ये वाला एडिटोरियल जो स्टॉर्मी स्टार्ट कहता है ये बताता है कि किस तरीके से आज की डेट में आईएमडी का क्या रोल होने वाला है अलग अलग फॉरकास्ट करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हमारी जो जितनी भी वेस्टर्न घाट्स के आसपास स्टेट्स हैं वो सारे के सारे साइक्लोन से इफेक्टेड हैं। तो इसलिए अब क्या क्या वहाँ पर रोल होने वाला है, किस तरीके से अलग अलग फोर्सेस जो है वो हेल्प कर रही है, यहाँ पर इस आर्टिकल में उसकी बात की गई है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल बताता है कि किस तरीके से पैंडेमिक जो है अब अर्बन से रूरल एरियाज़ में ज़्यादा शिफ्ट दिखा रहा है और उसके अकॉर्डिंग केसेस जो हैं बढ़ भी रहे हैं। तो इस आर्टिकल को भी हम डिटेल में देखेंगे। ये वाला आर्टिकल एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए, क्योंकि ये उस जगहों पे प्रकाश डालता है जहाँ पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर लोगों का ध्यान जा रहा है तो वो इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट पे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ईरान न्यूक्लियर डील पे चला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ओपेक कंट्रीज़ के बीच में क्या मतभेद चल रहा है उस पर जा रहा है। लेकिन बहुत रेयर, मतलब मैंने खुद देखा है कि बहुत रेयर आर्टिकल ऐसे हैं जो रशिया और क्राइमिया यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये उनमें से ही एक आर्टिकल है जो बताता है कि क्या कंडीशन चल रही है और क्या फ्यूचर में करना चाहिए ताकि ये क्राइसिस सॉल्व हो जाए। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ये वाला आर्टिकल सिंपल सी बात है, बता रहा है कि किस तरीके से हम आगे जाके भी अगर कोई पैंडेमिक आता है तो उसको भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे यहाँ कोई बहुत फैक्ट्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं। तो मैंने इस आर्टिकल को स्क्रूटनाइज किया और मुझे इसमें कुछ ऐसा काम का तो नज़र आया नहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपिनियन बेस्ड ही आप इसको कह लीजिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये यूएस की एक तरीके से और कंट्रीज़ के साथ क्या पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में डिस्कस करता है। लेकिन ऐसे अगेन कोई फैक्ट्स वगैरह इसमें है नहीं, तो अगेन किसी काम का नहीं है। कार्टून हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। ये बात करता है स्टॉर्मी स्टार्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए हमारा देश एक ऐसी, हमारा पेनिनसुला जो का जो पार्ट है ना हमारे कंट्री का, वो ऐसा पार्ट है ना जो साइक्लोन से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, आपने अगर सीडीएस एग्ज़ाम वगैरह सीएपीएफ वगैरह दिए होंगे तो आपने वहाँ पर क्वेश्चंस तक देखे होंगे कि साइक्लोन निसर्गा का जो नाम है ये किस कंट्री ने प्रपोज किया। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये साइक्लोन्स है, इस टाइप की जो क्लाइमेटिक हैपनिंग्स जो हो रही है ना, ये हमें इन पर नज़र रखनी ही रखनी है क्योंकि ये एग्जाम्स में आ जाती हैं। अब क्योंकि हमारी कंट्री इतने ज़्यादा साइक्लोन से इफेक्टेड है तो डेफिनेट सी बात है डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट के अलॉन्ग काफ़ी सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो प्राइमरली अभी साइक्लोन से इफेक्टेड हैं, नेमली केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और अभी करंट में गुजरात की बात हो रही है। इस साल का जो प्री मानसून जो है ना, ये देखो मानसून जब आता है ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि खुशियाँ आती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये फार्मर्स के लिए एक तरीके से फ्रेंड माना जाता है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में ना यहाँ पर मानसून ने तो रिस्क भी बढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पर डबल जियोपार्डी की बात की गई है। इसका मतलब मैं सिंपल सी बात आपको एक रिस्क से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से वैसी कोविड-19 इतना ज़्यादा फास्ट स्प्रेडिंग वायरस है तो हमारा देश उसी के साथ डील कर लेता है पहले तो प्रॉपर्ली। ऊपर से यहाँ पर ये स्टॉर्म तक आ रहे हैं, यहाँ पर साइक्लोन्स आ रहे हैं जो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो हमें तो कितनी सारी चीज़ों से साइमल्टेनियसली एक साथ डील करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेजर दिक्कत ये देखी जा रही है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि जो कोस्टल रेजिडेंट्स हैं यानी वो लोग जो समुद्र के तट के किनारे रहते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बुरा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए जो भी इंसान समुद्र के तट पे रहता है ना,
अगर समुद्र में कोई भी मिसहैपनिंग होती है, यानी अगर वेव समुद्र की ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं या साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके हाउसेस डैमेज हो जाते हैं, कई लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। जैसे अगर पास्ट की बात की जाए, हमारे पहले के भी बहुत एक्सपीरियंस रह चुके हैं इस टाइप के स्टॉर्म्स को लेके। तो पहले जो निसर्ग साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था, ये भी पहले अरेबियन सी में आया था और इसने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है किया था। तो ऐसा ये नहीं है कि साइक्लोन से हमारा एक्सपीरियंस नया है, हम साइक्लोन्स को काफ़ी ज़्यादा पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब देखिए, क्योंकि साइक्लोन जब आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हर साइक्लोन हमारा एक्सपीरियंस जो है उनको हैंडल करने के लिए उसको एनहेंस करता ही जा रहा है। इसीलिए आज की डेट में ये हो रहा है कि हमारे जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैं, उसके साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं, ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने में। साइक्लोन के आने से पहले ही मैं आपको बता दूं, हमारी जो फोर्सेस हैं, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन नेवी, इन फोर्सेस ने क्या किया, जितने भी लोग कोस्ट के आसपास थे उन लोगों को अपने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ प्लेसेस पे लेके चले गए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों की लाइफ का जो रिस्क था ना, वो एक तरीके से कम हो गया, ठीक है। उसके अलावा ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं अभी करेंटली साइक्लोन से, उन एरियाज में भी रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन जैसी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो डेफिनेट सी बात है, हमारे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज, नेमली एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसके अलावा मैंने डिफेंस फोर्सेस तो आपको बता ही दिया, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, और मैंने रिसेंटली पढ़ा कि इंडियन आर्मी भी कई सारे लॉजिस्टिक्स और चीज़ें जो हैं सप्लाई कर रही हैं इस टाइप की एरियाज़ को। तो डेफिनेट सी बात है कि हमारी फोर्सेस और उसके साथ हमारी जो आगे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम्स हैं, ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में। पिछले साल ऐसा हुआ कि IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक ऐसा इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम डेवलप किया। अब देखिए, ये एक साइंस एंड टेक वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। साइंस एंड टेक की यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से IMD जो है ना, जनरली मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए DRDO, ठीक है, उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए IMD। अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ कि DRDO जो है ना, ये सुर्खियों में बहुत रहता है, न्यूज़ में बहुत रहता है, क्योंकि कभी ना ये कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं। अब ये भी आपको पता होगा कि इन्होंने एक D2DG नाम की दवाई बनाई है, किस चीज़ के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए, ठीक है, दोबारा सुर्खियों में आ गया। उसके अलावा DRDO अलग अलग मिसाइल्स के टेस्ट करता रहता है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, ठीक है। DRDO ने बहुत सारे वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, ठीक है। DRDO ऑक्सीजन की जो अभी डेफिशिएंसी हुई थी हमारे कंट्री में, उसको ऑगमेंट करने में बहुत हेल्प कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, DRDO एक काम नहीं, उसने एक, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना जो बहुत जगह हाथ डालता है अलग अलग बिजनेसेस में, सेम काम DRDO भी कर रहा है, अलग अलग जगहों पे आज की डेट में हेल्प करने में लगा हुआ है, और इसीलिए ये सुर्खियों में भी बना रहता है। लेकिन अगर IMD की बात करो तो IMD जो है उतना ज़्यादा सुर्खियों में रहता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उतना ज़्यादा, आप कह सकते हैं, चीज़ें डेवलप नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सोलली सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं, यानी फोरकास्टिंग का जो काम है सिर्फ उसी को कर रहे हैं। लेकिन अब समय के साथ साथ धीरे धीरे इन्होंने भी अपना जो एरिया है, जो अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको बढ़ा दिया है। जैसे इन्होंने साइक्लोन वार्निंग सिस्टम डेवलप किया, तो इसकी वजह से ये अब सुर्खियों में आ गया है। अब क्योंकि सुर्खियों में आ गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि ये साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया। उसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो IMD आज की डेट में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और फ्यूचर में देखेंगे, डेफिनेट सी बात है कि IMD जो है काफ़ी एक बेहतरीन लीडर जैसे इमर्ज होकर निकलेगा इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में, और हमारी कंट्री को ऐसे क्राइसिस में डेफिनेटली हेल्प भी करेगा। अब देखिए, प्रिसाइज अर्ली वार्निंग, यानी IMD जो होता है वो अर्ली वार्निंग्स देने में काफ़ी हेल्प कर देता है, ठीक है। लेकिन अब राइटर यहाँ कहते हैं कि हम इन अर्ली वार्निंग्स पे ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते, इन पे ओवरली रिलाई, आँख बंद करके इन पे विश्वास नहीं कर सकते। देखिए, विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा इस पर भरोसा करके काम नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए, अर्ली वार्निंग दे दी गई, उसके बाद भी तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लिए जाने होते हैं। अगर किसी चीज़ को कोर्स से साइड हटाना है, दूर लेके जाना है सेफ स्पॉट पे, उसमें भी टाइम लगेगा। लोगों को मोबिलाइज करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनमें टाइम लगता है, ठीक है। और टाइम जो होता है वो, जब अगर इस टाइप की फोरकास्ट हो जाती है, तो उसके बाद टाइम जो होता है बहुत शॉर्ट होता है जब वो साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप की जो ओवर एम्फेसिस तो हम इन सब चीज़ों पे कर नहीं सकते। डेफिनेट सी बात है, प्रिसाइज वार्निंग जो है हेल्प तो ज़रूर करती है, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से अरेबियन सी ना ऐसा स्पॉट बन चुका है जिसने सीवियर साइक्लोन्स जो है अपने पास्ट टाइम में देखे हुए हैं। तो हम फ्यूचर में भी कह सकते हैं कि साइक्लोन्स इसमें डेफिनेट सी बात आएंगी ही, लेकिन हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है,
हमें एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स बनाने की ज़रूरत है, एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस वगैरह चाहिए, जो भी हमारे प्रॉपर्टी और एसेट जो हैं कोस्टल एरियाज़ में लोकेटेड हैं, ताकि फ्यूचर में अगर इस टाइप की चीज़ें हों तो हम इस चैलेंज को ईजिली टैकल कर पाएँ। ये वाला आर्टिकल बताता है कि किस तरीके से पैंडेमिक जो है रूरल एरियाज में आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। माइग्रेंट्स जो है ना, वो अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में माइग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन पहले की वेव में हमने देखा कि अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा वायरस जो था वो प्रिवेल कर रहा था और कंपैरेटिवली रूरल एरियाज में चीज़ें जो थी वो सही थी। लेकिन अब की डेट में क्या हो रहा है, रूरल एरियाज में केसेस अब कम आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ये चीज़ें देखने को अभी करेंटली मिल रही है। तो अब क्योंकि ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं तो देखिए दिक्कतें तो होंगी ही, क्योंकि अर्बन एरियाज में फिर भी रूरल एरियाज की कंपैरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो, अगर आप तुलना करो, तो रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज के कंपैरेटिवली फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज में क्या है, दूर दूर तक हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर किसी को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो जाए ना तो बहुत लाइफ को रिस्क है, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो है ना बहुत दूर दूर तक हैं, ठीक है। तो ये दिक्कतें रूरल एरियाज में प्रिवेल करती हैं और इसी की वजह से आज की डेट में चैलेंज जो है सरकार के सामने खड़ा हो रहा है। माइग्रेंट्स जो है उन्होंने हज़ारों किलोमीटर दूर चल के रूरल एरियाज में रिटर्न किए। वो रिटर्न इसलिए नहीं किए क्योंकि उनकी जॉब का लॉस हो गया, मीन्स ये भी एक रीज़न था, लेकिन मेजर रीज़न ये था कि वो अर्बन एरियाज में लॉकडाउन में सस्टेन नहीं कर पाते, जी नहीं पाते, क्योंकि अर्बन एरियाज में रहने के लिए उनको अपना भाड़ा यानी रेंट देना पड़ता, ठीक है। रेंट के अलावा इनकम तो थी नहीं, तो फूड कहाँ से आता। और उसके अलावा अगर आप वो रूरल एरियाज में रहते हैं तो आपको पता है विलेजेस में लिविंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट लो होती है इसलिए लोग रूरल एरियाज में ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जब अर्बन से रूरल एरियाज में जा रहे हैं तो ये अपने साथ साथ वायरस को भी लेके जा रहे हैं। अब आज की डेट में हम देख सकते हैं रिपोर्ट्स और डेटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के जो रूरल एरियाज है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और इसमें देखने वाली बात यह है ना कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रूरल एरियाज में हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत लो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम का तो ऐसे पहाड़ टूट चुका है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो देखिए दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है तो लोगों को प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज नहीं किया जा रहा है। जहाँ केसेस आ भी रहे हैं वहाँ पर लोग प्रॉपरली ट्रीट हो ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर ये दिक्कत है। तो ये एक तरीके से लैक ऑफ गवर्नेंस दिखाता है कि किस तरीके से समय चलते यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं किया गया, और इसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने में लगे हुए हैं। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2019-2020 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये रिपोर्ट ऐसा कहती है कि ये जितने भी राज्य हैं जहाँ पर ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम है, यहाँ पर पिछले कुछ सालों में ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिली है, ठीक है। अगर हम बिहार का उदाहरण लें तो 10,337 फंक्शनिंग सब सेंटर थे, ठीक है। इतने जो फंक्शनिंग सब सेंटर्स थे उनमें से, और ये 2005 का डेटा है, ठीक है, 2005 में 10,337 फंक्शनिंग सब सेंटर थे, और 2020 में यानी 15 साल बाद देखा गया तो बढ़ने की बजाय ये घट गए हैं। 9,112 सब सेंटर ही आज की डेट में बचे हुए हैं। देखिए इन 15 साल में इन सब सेंटर्स की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन देखने को क्या मिला, बढ़ी तो नहीं और जो और नीचे गिर गई। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गवर्नेंस में दिक्कत आ रही है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है ना वो भी डिक्लाइन हुए। 2005 में 101 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे और 2020 में सिर्फ 57 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बचे हुए हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब 43-44% का गिरावट देखने को मिली है, जो बहुत ही बेकार है। 50% ही आप कह लीजिए इसको राउंड ऑफ करके। तो इस तरीके से चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो बहुत दिक्कतें आगे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करो तो उनमें बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन 15 साल के टाइम पीरियड को देखते हुए बहुत ही कम बढ़ोतरी है। 1648 से 1702, यानी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सिर्फ 50 के आसपास जो है सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं बड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा क्या ना के बराबर ही है।
तो देख सकते हैं कि बहुत मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, अगर हुआ भी है तो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2005 में 3660 थे, लेकिन 2020 में 2880 ही रह गए हैं। डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस जो हैं इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करो तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में स्पेशलिस्ट की अगर बात करो तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जहाँ पर 100 स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं ना, वहाँ पर सिर्फ 29 हेल्थ स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं आज की डेट में। अगेन डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो झारखंड में सिर्फ 44% है। ठीक है, और उसके अलावा यूपी में बात करो तो सिर्फ 44% में प्रिवेल कर रही हैं चीज़ें। तो इस टाइप की चीज़ें ना सही डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं, तभी तो हम देख सकते हैं कि रूरल एरियाज़ में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। समय चलते जब केसेस कम हो रहे थे सितंबर अक्टूबर के आसपास, उस टाइम पर स्टेप्स नहीं लिए गए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने में। अब क्योंकि स्टेप्स नहीं लिए गए तब जाके ही दिक्कतें इतनी देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन की रैलीज। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार को ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है उतना ही जितना सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं। जनरली लोग सिर्फ केंद्र सरकार को ही ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ स्टेट्स और सेंटर में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसी की वजह से केसेस देखने को इतने ज़्यादा मिले। ठीक है, उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा ब्लेम आता है, क्योंकि जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस जो है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नॉर्म्स को देखा नहीं गया। अगेन महाकुंभ की बात करो तो उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन चीज़ों को कंट्रोल करने की। तो हम देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का ना हेल्थ को कंट्रोल करने में ज़्यादा अच्छा रोल हो सकता था अगर स्टेप्स लिए जाते, लेकिन समय चलते नहीं लिए गए। ठीक है, अब जितनी भी ऊपर एक कंडीशंस हुई ना, इलेक्शंस, लोकल बॉडी के इलेक्शंस जो है, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस और महाकुंभ, ये एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए किस चीज़ के लिए, रूरल एरियाज में पैंडेमिक को बढ़ोतरी करने में। ठीक है, उसके अलावा देखा गया कि इन्फेक्शंस जो है मिस गवर्नेंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन सब चीज़ों के चलते ही हमारी जुडिशरी जो है ना, उन्होंने आज की डेट में गवर्नमेंट्स की जो फंक्शनिंग है उसमें इंटरवीन किया है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की बात करो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को ऐसे निर्देश दिए कि अब पूरे के पूरे राज्य में लॉकडाउन कर दिया जाए। ऑल्दो यूपी सरकार ने इस चीज़ को नहीं माना और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, क्योंकि यूपी सरकार के अकॉर्डिंग लॉकडाउन करना बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट पैदा कर देगा। तो उन्होंने पार्शियल लॉकडाउन और कर्फ्यू तो इम्पोज किया, लेकिन फुल लॉकडाउन नहीं किया। उसके अलावा मेजर तख्ता क्या है, मेजर चीज़ तो ये आ रही है कि रूरल एरियाज़ में आज की डेट में जो वैक्सीनेशन का रेट है ना, वो बहुत स्लो है, इसलिए भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अब रूरल एरियाज़ जो ऐसी है ना, रूरल एरियाज़ में माइग्रेंट पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये पॉपुलेशन ऐसी है ना जो बाहर से वायरस को लेके आ रही है, और क्योंकि वायरस बाहर से लेके आ रहे हैं तो दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो पैंडेमिक तो इतनी जल्दी ख़त्म होगा नहीं, लेकिन पैंडेमिक का जो ब्लेम है ना, वो इक्वली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बराबर की हिस्सेदारी में है। तो मैं अल्टीमेटली वही कहता हूँ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों सरकारें कोऑपरेट करेंगी ना, तब जाके ही इस पैंडेमिक को हम हरा पाएंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ना बहुत टाइम से मतभेद में रहा है। ठीक है, ये आज की बात नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कमीशन ऐसा है जिसने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे अपनी रिपोर्ट जो है दर्ज करी थी? आपको ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। अगर आपने लक्ष्मीकांत या आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई है तो आपको ये सब चीज़ें डेफिनेट सी बात है पता ज़रूर होंगी। ये वाला आर्टिकल उस तख्ते पे नज़र डालता है, उस पॉइंट पे लाइट डालता है जिसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते, यानी जो रशिया और यूक्रेन की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी यहाँ पर बात करता है। रशिया और यूक्रेन की जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है ना आज की डेट में, उसने एक तरीके से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, यूएस, टर्की, नेटो, इन सबको भी एनगल्फ कर लिया है, और ये भी आज की डेट में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व इसमें हो चुके हैं। देखिए, यूक्रेन और रशिया ना का आज की डेट में ना एक अनरिजॉल्व क्राइसिस है जो 2014 से चलता आ रहा है। 2014 में क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट एक तरीके से हथिया लिया, जिसको क्राइमिया कहते हैं, और आज की डेट में ये क्राइमिया वाला रीजन रशिया के कंट्रोल में है। तो एक तरीके से अब क्या है कि क्योंकि ये इलीगली उन्होंने एनेक्स किया है तो ये बहुत मतभेद में रहा है। ठीक है, रशिया जो है ना एक तरीके से बहुत एग्रेसिव और एक बहुत मतलब ऐसी पावर इमर्ज होकर आया है जिसको यूक्रेन काउंटर नहीं कर पाया।
उसके अलावा रशिया जो है डोनेट्स्क और लुसाक जैसे रीजन जो हैं जो ईस्टर्न यूक्रेन में लोकेटेड हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हेडलाइंस में इन्वॉल्व रहता है, मतभेद में भी इन्वॉल्व रहता है। क्यों? क्योंकि रशिया के जो सेपरेटिस्ट हैं वो एक तरीके से यूक्रेन की जो आर्मी है उनसे फाइट करने में लगे हुए हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। तो अगेन ये रीजन दोबारा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। ठीक है, अप्रैल 2021 को मॉस्को यानी रशिया ने क्या किया, उन्होंने हजारों ट्रूप्स उसके साथ साथ टैंक्स और आर्टिलरी की बैटरीज डिप्लॉय कर दी यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो टेंशन है ना वो एस्केलेट करने में लगी हुई हैं, कम नहीं हो रही है। अब क्योंकि ये टेंशन हुई तो आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत होगी यहाँ पर, तब जाके ही कुछ मीडिएट किया जा सकता है। तो इसलिए क्या हुआ कि नेटो के हेडक्वार्टर्स में नेटो और यूक्रेनियन कमीशन की एक मीटिंग हुई। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने ये बात करी, यानी नेटो की तरफ से वर्डिक्ट ये आया कि रशिया जो मिलिट्री बिल्डअप आज की डेट में यूक्रेन के बॉर्डर्स पे किया जा रहा है ये अनजस्टिफाइड है और एक बहुत डीप कंसर्न है आज की डेट में। ठीक है, तो एक तरीके से नेटो ने कहा कि वो यूक्रेन को प्रॉपर्ली पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि रशिया जो है वो कंटिन्यूसली हम कह सकते हैं प्रोवोकेशंस करने में लगा हुआ है बॉर्डर्स में। तो अगर रशिया ऐसा करता रहा तो आगे जाके नेटो और उसके साथ साथ नेटो के अलाइज और यूएस की मिलिट्री जो है वो एक तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करेगी रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, उसके अलावा बात की गई है कि किस तरीके से यूक्रेन और टर्की की जो 10th एनिवर्सरी वाली जो 10th एनिवर्सरी वाली जो मीटिंग हुई, आई एम सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था उसे, तो 10th एनिवर्सरी की जो मीटिंग हुई थी उसमें टर्की ने एक तरीके से यूक्रेन को अपना सपोर्ट जो है आगे बढ़ाया। उन्होंने टर्की ने यूक्रेन को अश्योर किया कि रशिया के साथ जो टेंशन्स यूक्रेन की बढ़ रही हैं उसमें टर्की जो है बीच में मीडिएट करेगा और यूक्रेन को हेल्प भी करेगा। उसके अलावा ब्लैक सी का जो रीजन है ना वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर टर्की ने एक तरीके से गारंटी किया है यूक्रेन को कि अगर क्राइसिस आगे जाके और बढ़ा तो डेफिनेट सी बात है टर्की जो है यूक्रेन की हेल्प भी करेगा। अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है ना वो सुर्खियों में रहते हैं, किस चीज़ के लिए? अपने जियोपॉलिटिकल एडवेंचर्स के लिए। जो वो जियोपॉलिटिक्स स्टंट्स मार देते हैं ना उस तरीके से वो न्यूज़ में रहते हैं। अगर आपने क्रोनोलॉजी देखी होगी तो रशिया जो है ना कभी सुर्खियों से हटता ही नहीं है, सुर्खियों में रहता ही रहता है, कभी किसी एक्शन के लिए तो कभी किसी एक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी लेकिन यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास एक तरीके का उनका जो दिमाग है ना वो इस तरीके से चलता है कि वो जियोपॉलिटिकल एंडेवर को बैलेंस करके चलते हैं, कभी भी लाइंस क्रॉस नहीं करते। जैसा मैं आपको बताता हूँ, चाइना जो आज की डेट में कर रहा है ना उन्होंने एक तरीके से रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है, यानी डेंजर की लाइन को क्रॉस कर लिया है। ऑल्दो चाइना तो पहले से ही गलत चीज़ें करता था, लेकिन अब जो उन्होंने कर दिया है उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन क्रॉस कर दी है और इसलिए ही इतने ज़्यादा उनको बैकलैश देखने को मिल रहा है। लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है ना ये बहुत सोच समझ के चलते हैं, ये लाइन्स को क्रॉस नहीं करते। हाँ डेफिनेटली बात है इस टाइप के जो यूक्रेन में अनजस्टिफाइड एक्शंस हैं ये लेते तो हैं, लेकिन इस लेवल तक लेते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश भी देखने को ना मिले और चीज़ें भी बैलेंस रहें। तो एक तरीके से वो इस तरीके से अपनी जो दिमाग है उसको चलाते हैं। अब ये हो रहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे यूएस को आप कह लीजिए, नेटो को कह लीजिए, एक तरीके से आपस में एक तरीके से यूक्रेन और रशिया को इन्वॉल्व करके एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग डेवलप करें, तब जाके ये क्राइसिस जो है हॉल्ट हो सकता है। उसके अलावा एक पीसफुल रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, तब जाके रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये ख़त्म होगा। दोनों कंट्रीज़ को एक तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी का सपोर्ट भी चाहिए और आपस में मिटिगेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपस में अगर बायलैटरल इश्यूज सॉल्व होंगे ना तब जाके ही इस टाइप के जो इश्यूज हैं ये आगे जाके बढ़ेंगे नहीं और हम देखेंगे कि ये इश्यूज कम होते जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करे 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आए होंगे। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर उनका रिप्लाई कीजिए। उसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो डेफिनेट सी बात है वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम प्रॉपरली मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।